हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने देखा था एसिड बेस कॉन्सेप्ट में कि ये फैक्टर्स थे: रिलीज ऑफ H+, बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, sp कैरेक्टर, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड, बैक बॉन्डिंग एंड ऑक्सी एसिड्स। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जो एसिड स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। अब इसमें हम लोगों ने कल बात करी थी इसके पिछले वीडियो में रिलीज ऑफ H+, बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी। अब हम जो बचा पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि रिलीज ऑफ H+ का मतलब क्या, जो जितना ज़्यादा H रिलीज करेगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। वैसे हमने देखा था बॉन्ड पोलैरिटी में ये किसके लिए हमने बताया था कल हमने बात करी थी कि जब ये किसके लिए यूज़ होता है, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो वहाँ पे इसको हम जनरली यूज़ करते हैं। और हमने इसको कल बात करी थी कि ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, ग्रुप में, यानी कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। इस बारे में हमने कल बात करी थी डिटेल में। अब हम लोग बात करते हैं जो बचे हुए पार्ट है उसके बारे में। तो इसमें हमने देखा क्या, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने कल देखा था कि अब इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने लिखा था कल CH4 NH3 वाटर एंड HF। तो इसकी हमने बात करी थी एसिडिटी के बारे में, जो हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी वाले बात की थी उसके अकॉर्डिंग। तो हमने उसमें देखा क्या कि एसिडिटी ऑर्डर कैसे बन रहा है, ऐसे हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है इसलिए क्या होगा, एसिडिटी भी इसकी बढ़ेगी। तो इसमें हमने एक चीज़ और देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, पोलैरिटी के अकॉर्डिंग इसका वो जो है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है इस ऑर्डर में। अब इसी बात को हम ऐसे करते हैं, अगर हम इसको ऐसे बना लें, इसका कॉन्जुगेट बेस, यानी कि हमने लिख दिया इसको क्या, CH3-, इसको हमने लिख दिया NH3-, इसको हमने लिख दिया OH-, इसको हमने लिख दिया F-। तो अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट, जैसे हमने जो ये बता रखे हैं आपको जो पार्ट, इसमें हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास ये टूल्स हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हमें देखना कि कौन सा टूल्स हमें अप्लाई होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारे पास इतनी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए जिससे हम बता सकें कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में हमें क्या अप्लाई, कोई ना कोई इसमें से लगना 100% गारंटी है कि जो भी आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा इसमें से कोई ना कोई अप्लाई होगा ही होगा। बस आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन इस पे एसिड बेस वाला बड़े आराम से हो जाएगा। तो इसमें हमें देखना क्या है कि ये जो हमारा फैक्टर है नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कभी कभी इस फैक्टर से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसमें है। अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी रखता है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। कल बात करी थी हमने इस बात पे। तो अब जिसके पास पावर होगा नेगेटिव चार्ज रखने का, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मानी जाएगी। ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी मोर स्टेबल। अब इसको हम आगे बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, विल बी मोर स्टेबल, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर जो चार्ज है अगर वो है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। हम ऐसे समझ सकते हैं इसको एग्जांपल से कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमने किसी एक भिखारी है, ठीक है, और एक बहुत अमीर इंसान, जैसे मान लिया कि अंबानी साहब लोग हैं, ठीक है, अंबानी साहब हो गए और एक फ़कीर या एक भिखारी जो इसके पास कोई पैसे नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया या किसी ने क्या किया, अगर हमें पास मान लो कि हमें 1 करोड़ रुपये देना है, 1 करोड़ रुपये एक भिखारी को मिल जाए और 1 करोड़ रुपये हम अंबानी साहब को दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि अंबानी साहब के लिए 1 करोड़ रुपये कोई नहीं मायने रखता, उनके पास तो ऐसे है कि जैसे हमारे लिए 1 रुपया है वैसे उनके लिए 1 करोड़ रुपया है। लेकिन एक भिखारी तो 1 करोड़ रुपये क्या, उसको तो अगर 1000 रुपये मिल जाए तो पागल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने चीज़ों को एकदम से होल्ड करके रख पाए। लेकिन अंबानी साहब के लिए 1 करोड़ रुपये कोई चीज़ नहीं है, वो तो उनके लिए तो 1 सेकंड का पैसा होता होगा वो शायद। तो उनके पास रखने की एबिलिटी है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो चार्ज को
होल्ड करके रख सके। तो रखने की कैपेबिलिटी है, इसका मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। और अभी हमने कल पढ़ा था कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसकी, हमने कल क्या पढ़ा था कि एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और यही हमने कल बात करी थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। और यही प्रोपोर्शनल आ गया था साइज के, जिसको हम आर कल बात कर रहे थे। तो यानी कि एसिडिटी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी पे। तो अगर ये जो F माइनस आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है, कल बात करी थी हमने कि फ़ोन कॉल याद करेंगे आप लोग। तो फ्लोरीन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। जबकि ऑक्सीजन क्या, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी। नाइट्रोजन उससे कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा और कम हो जाएगी। ये थोड़ा और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा और कम हो जाएगी। तो यानी कि इसका मतलब जो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जो हमने कल बात करी थी। तो इसी बात को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर कोई कंपाउंड या इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस वजह से क्या होगा, जो उसका जो जहाँ से निकल के आया है वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एसपी कैरेक्टर। अब ये क्या चीज़ है, एसपी कैरेक्टर। अब इसमें हम बात करते हैं एसपी कैरेक्टर क्या चीज़ है। जैसे आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, नहीं पढ़े होंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है S1, SP, SP2, SP3, अब ये सब क्या होते हैं। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात करी, एक हो गया SP, एक हो गया SP2, एक हो गया SP3, ठीक है। ऐसे आगे भी बहुत आएंगे, SP3, D1, D2, D3। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि अगर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें P का मतलब क्या, यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे S1 है, P1 है, यहाँ पे S1 है, P2 है, यहाँ पे S1 है, P3 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन है, यानी जितना S है उतना ही P है, यानी कि दोनों का कैरेक्टर बराबर है। यानी कि जितना S कैरेक्टर है किसी मॉलिक्यूल में, अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो जितना S कैरेक्टर उसमें है उतना ही क्या है, P कैरेक्टर है। यानी कि दोनों में बराबर बराबर में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि 50% यहाँ पे क्या है, S कैरेक्टर है, और 50% यहाँ पे P कैरेक्टर है। यहाँ पे क्या है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना। यानी कि ये 1/3 S कैरेक्टर होगा और 2/3 P कैरेक्टर होगा। यहाँ पे 1/4 यानी कि यहाँ पे 25% S कैरेक्टर और 75% P कैरेक्टर। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 33% S कैरेक्टर होगा, बाकी जो रिमेनिंग है वो P कैरेक्टर होगा, ठीक है। 33 और रिमेनिंग बच जाएगा आपका 67 अप्रॉक्स P कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि S कैरेक्टर और P कैरेक्टर कैसे इसमें है। तो इसका हमारे कहने का मतलब कि यहाँ पे ये है, SP कैरेक्टर से मतलब ये है कि जिस कंपाउंड में S कैरेक्टर ज़्यादा हो, जैसे हम बात करें कि कोई एटम हमने निकाला, यहाँ पे मानिए कि न्यूक्लियस है और यहाँ पे पहला ऑर्बिट है, फिर दूसरा ऑर्बिट हमने ऐसे बनाया, ऐसे हम अगर बना रहे हैं ऑर्बिट, ठीक है। तो न्यूक्लियस के पास यहाँ पे क्या होगा, S हमने पहले लिखते हैं जब कॉन्फिगरेशन, तो क्या 1s 2s 2p ऐसे लिखते जाते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के पास पहले कौन है, S है। तो अगर सबसे पहले न्यूक्लियस के पास कौन आ रहा है, S ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो S कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या कि वो कंपाउंड क्या न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। जिस कंपाउंड में S कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी 50% S है, 50% P है, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, S कैरेक्टर 33% है, यहाँ पे S कैरेक्टर कितना है, 25%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही S लिखते हैं, पहले S 1s 2s फिर 2p ऐसे स्टार्ट होता है। तो यानी कि जब S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होगा। अब न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होने का मतलब क्या, उस पर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस कंपाउंड में sp कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कहने का कि जो sp, अब हमने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है कि इट इज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो sp का मतलब क्या हुआ कि जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी अपने न्यूक्लियस के पास खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है।
तो वैसे ही क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि जिसमें एस करंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन खींच के रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो यानी कि वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो sp होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, sp की उससे थोड़ा सा कम और sp3 का उससे भी कम। तो फाइनली क्या हुआ कि यही बात आ गई यहाँ पे कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेट sp करेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यही सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है, जैसे क्वेश्चन आया था एक बार IIT में शायद आया था कि हमने लिखा CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH, ये 3 कंपाउंड है। अब इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ठीक है, और सबसे कम कौन होगा। तो अब आपको पता है कि ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। अब हम बात करें, अगर हम इसकी कॉन्जुगेट बेस बना लें, सपोज ऐसे लिख दें CH3 CH2 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। तो अब हमें पता है कि ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और ये sp कार्बन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, ये थोड़ा सा कम हो गया, ये उससे कम हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा, तो चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा, इसका मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका मतलब कि उसकी एसिडिटी ज़्यादा। यानी कि अगर हमें एसिडिक नेचर निकालना होगा तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर ये, फिर ये। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ये sp वाला होगा, फिर sp2 वाला, फिर sp3 वाला। ऐसे ही क्या होगा, यहाँ से तक, यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इधर से हम बात करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि sp कैरेक्टर से हम कैसे चीज़ों को बताते हैं, एसिड और बेसिक नेचर को, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड। अब ये क्या चीज़ है, इसको ध्यान देते हैं। एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड, तो एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड में क्या होता है कि कोई भी ऑक्साइड हो, ठीक है, कोई भी ऑक्साइड दिया हो तो उसको हमें बताना है कि एसिडिक नेचर किस में ज़्यादा होगा। ऐसे IIT में भी क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं और नीट में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये हम क्वेश्चंस करेंगे इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो इसको हमें डिफाइन करना होगा कि कैसे ये काम कर रहा है। इसके लिए हमें कुछ रूल्स बताने हैं। तो हमें अगर एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड बताना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कई तरीके से बता सकते हैं। तो इसमें पहला जो तरीका है एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड का, पहला तरीका क्या है कि हमने देखना है लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएं पीरियड के अकॉर्डिंग तो एसिडिटी क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बस इसी बात को याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे कोई भी कंपाउंड होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। जो भी ऑक्साइड दिया रहेगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस वाले फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड, अब इसको चाहे तो पूरा लिख देते हैं, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड क्या होती है, इंक्रीज होती है, किसमें, पीरियड में, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन 90% क्वेश्चन तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से आ जाएंगे। हाँ, दूसरी बात इसमें टॉप टू बॉटम एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड, तो 90% क्वेश्चंस तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से आ जाएंगे कि हमें एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड निकालनी है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे आपको कि जो इसके कॉन्सेप्ट पे नहीं होंगे, तो हमें और क्या करना पड़ेगा उसकी हम बात करते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट में हमें क्या अप्लाई करना है कि अगर मान लीजिए कि ये फेल हो गया बाई चांस,
तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकालेंगे? दूसरा कॉन्सेप्ट होगा कि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसमें हमें कर सकते हैं क्या, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि इसमें हम सिंपली वाटर ऐड करके देख लेंगे कि क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। हम जब आएंगे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा ज़्यादा, कि हम देख लेंगे कि एडिशन ऑफ वाटर करने के बाद, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर करने के बाद कौन सा कंपाउंड बन रहा है, फिर उसको हम कंपेयर करके बना सकते हैं। कि इसमें थोड़ा बात करेंगे हम आपको अलग से कि कैसे हम बताएंगे कि इसको जब ये काम नहीं करेगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे बताने के लिए, किसको, एसिडिटी बताने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये भी काम नहीं करता है, ठीक है, तो हम इसके अलावा एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक है, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा फजान रूल, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे कि उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड को बता सकते हैं। तो हम इसको देखना पड़ेगा पोलराइजेशन क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे आपको जब इस पे आएंगे तो, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए हमें एसिडिटी बताने के लिए कि कैसे काम कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स को अप्लाई करके हम कोई भी हमारा एसिड का जो ऑक्साइड के कंपाउंड होंगे उसका एसिडिटी ऑर्डर हम क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे बड़े इजीली, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं कि क्या काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। जैसे हमने क्वेश्चन लिया एक, हमने लिया, आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या है, हमने लिख दिया SeO2, दूसरा हमने लिखा Al2O3, तीसरा हमने लिख दिया Bi2O3, और हम लिख लेते हैं और Bi2O3 ले लिया, और एक हम ले सकते हैं B2O3, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, ठीक है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसका हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। अब हमें देखना होगा कि अब ये, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पीरियोडिक टेबल याद रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, खास करके S ब्लॉक का ऊपर से नीचे दोनों, और P ब्लॉक ऊपर से नीचे, और D ब्लॉक का कम से कम एक लाइन तो आपको याद होनी चाहिए, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको ये जानना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, कैसे हैं, और कैसे कहाँ पे अरेंज है, ठीक है। तो अब इसको क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये है कहाँ पे, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि जैसे हम अब बात करें कि पहले इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे क्या, बोरान फैमिली का हो गया एलिमेंट, और इसके बाद ये सब कंपाउंड है। तो एक तो एल्युमिनियम आ गया, बोरान मिल गया यहाँ पे, कार्बन वाला यहाँ पे नहीं है, नाइट्रोजन फैमिली का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई नहीं है नाइट्रोजन फैमिली का, हाँ ये है ना, यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है ये। इसके बाद
तो ये हो गया आपका एक ये हो गया और 2 ये हो गए। अब पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन हुआ। तो अब आपको देख के लग रहा होगा कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज करती है, जब ऊपर से नीचे हम आते हैं तो क्या होता है, एसिडिटी डिक्रीज करती है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। तो आपको देख के ही लग रहा है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि सबसे नीचे कौन है, Bi है। तो सबसे ज़्यादा नीचे Bi है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ये एसिडिक हो गया, ये भी एसिडिक हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। तो ये इस तरह से हम देख लेंगे कि ये Bi क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 90% क्वेश्चन तो आपको इसी तरह से हो जाएंगे कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जाने से आप बता सकते हैं। लेकिन आपको क्या होना चाहिए, उसके लिए पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए कि कौन एलिमेंट कहाँ पे है, तो तभी तो हम बता पाएंगे कि लेफ्ट है कि राइट में है कि ऊपर है कि नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए हमें इसको अप्लाई करना है, एडिशन ऑफ वाटर। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया, सपोज कि हमने लिखा N2O5 एंड SO3। अब मैं पूछा कि ये दोनों ऑक्साइड हैं, इसमें कौन जो है ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड है। हम जब पढ़ेंगे अभी कुछ देर बाद या कुछ आगे जब P ब्लॉक पढ़ेंगे या चाहेंगे तो अलग से देख लेंगे हम लोग कि ऑक्साइड्स कितने तरह के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके IIT में भी और नीट में भी हर साल पूछा जाता है। IIT मेंस में तो अक्सर पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है कि जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, या फिर एम्फोटेरिक बहुत पूछा जाता है, अक्सर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को आपको डील करने के लिए हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ फिलहाल के लिए हमें एसिडिक नेचर बात करनी है। तो ये ऑक्साइड्स दे रखा है कि पूछना है आपको कि कौन इसमें ज़्यादा, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अब हमें देख करके हमें बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे है, सल्फर यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये तो यहाँ नीचे आ रहा है, आ तो जा रहा है यहाँ पे, यहाँ नीचे आने पे क्या हुआ, घट रहा है। लेकिन यहाँ पे जाने पे क्या हो, बढ़ रहा है। तो बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, तो थोड़ा सा कंपेयर करना मुश्किल हो जा रहा है। तो अब हमें ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हमने देखना है दूसरा स्टेप, एडिशन ऑफ वाटर। हमने इसमें एडिशन ऑफ वाटर किया, यानी कि इसमें हमने ऐड किया वाटर। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, अगर हम ऐड करेंगे तो H2N2O6। अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HNO3। ये बन जाएगा आपका, हम आगे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये N2O5 है, इसमें हमने वाटर ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, H2N2O6। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये HNO3 बन जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, H2SO4, ठीक है। तो अब यहाँ पे बन गया H2SO4 और HNO3। अब आपको पता है कि इन दोनों में H2SO4 ज़्यादा एसिडिक होता है HNO3 से। ये आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा एसिडिक जो आपके लेवल पे HClO4 मानेंगे, फिर H2SO4, फिर HCl, फिर HNO3। तो H2SO4 क्या है, इससे ज़्यादा एसिडिक है किससे, HNO3 से। तो इसका मतलब कि जिस ऑक्साइड का, यानी इस ऑक्साइड को वाटर एडिशन करने पे जो एसिड बना, अगर वो ज़्यादा एसिडिक है तो उसका ऑक्साइड भी क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसका ऑक्साइड वाटर मिलाने पे जो कंपाउंड बनेगा, अगर वो ज़्यादा एसिडिक है तो जो ऑक्साइड है वो भी क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे आगे, बहुत और आगे डिटेल में कि ऑक्साइड्स फिर कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक। तो वहाँ पे हम फिर से बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जान लीजिए कि अगर ऑक्साइड्स इस तरह से नहीं पता पा रहे हैं तो हमें देखना होगा कि अगर वाटर ऐड करेंगे तो जो वाटर ऐड करने के बाद कंपाउंड बना, अगर वो ज़्यादा एसिडिक है तो उसका जो ऑक्साइड रहा होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम लगा करके आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट को बता पाएंगे बहुत ईजिली। अब नेक्स्ट पॉइंट है एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब इसको जानने के लिए हमें पोलराइजेशन थोड़ा जानना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको शॉर्ट में फटाफट यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग तो हाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर है थर्ड,
उसके पहले एक चीज़ और बता दूँ, फिर बताता हूँ आपको। इसको हम थर्ड करके ना, इसको हम, चलिए एक चीज़ और बता दूँ, फिर इसके बाद उसको बताता हूँ। इसको हम थर्ड मान लेते हैं। एक चीज़ और होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा CO एंड CO2, ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, इसको थर्ड पॉइंट बना लीजिए और उसको फोर्थ पॉइंट बना लेंगे अभी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने लिखा CO2 और CO, अगर दोनों एक ही कंपाउंड के ऑक्साइड्स हैं, अब उसमें कंपेयर करना होगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन कम होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखना होगा। इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का? यहाँ पे +2 है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे +4 है। तो इसका +4 है क्योंकि ऑक्सीजन का हम जनरली -2 मानेंगे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, -1 -2, ठीक है, +1 +2 माइनस +½ तो -½ ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि -2 अगर मानते हैं ऑक्साइड्स, तो यहाँ -2 हुआ तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा +4, या -2 तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया +2। तो जिसका ऑक्सीजन नंबर ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक नेचर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये इसके अकॉर्डिंग कि ऑक्सीजन नंबर प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, इसका मतलब क्या? CO2 इज मोर एसिडिक देन CO। तो इसको आप थर्ड पॉइंट बना लीजिए। अब फोर्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा? एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, इसकी हम बात करेंगे अब। एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए कि थर्ड पॉइंट इसको बना लीजिए, फोर्थ पॉइंट इसको। ऐसा कुछ नहीं है पॉइंट्स का, लेकिन एक छोटी सी बात थी इसलिए बता दिया। अब ये बड़ी बात है थोड़ा सा, तो इसको हम देखने हैं। तो इसमें देखना क्या पोलराइजेशन क्या चीज़ होता है। तो पोलराइजेशन जाने से पहले आप चीज़ एक जानिए कि जैसे आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, या नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे कि 3 तरह के बॉन्ड हम लोग जनरली पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और वहाँ पे क्या होता है? डोनेशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो इस तरह से बॉन्ड्स हमारे बनते हैं। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि कोई भी जो बॉन्ड बने हैं ना प्योरली कोवेलेंट है ना प्योरली आयनिक है, दोनों में दोनों कैरेक्टर मिलता रहता है। तो इसलिए प्योरली ना कोई कोवेलेंट है ना कोई प्योरली आयनिक है। अब इसी बात को वहाँ पे देखा गया है कि, तो इसी बात को डिफाइन करने के लिए आया गया कि जैसे कि हमने बॉन्ड लिया, तो अब कोई भी बॉन्ड न प्योरली आयनिक है न प्योरली कोवेलेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती है। इसका मतलब ये है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर in ionic bond and ionic character in covalent bond। मतलब ये हुआ कि जो हमारे बॉन्ड हैं, जो अब की स्टडी न्यू कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि न कोई प्योरली आयनिक है न कोई प्योरली कोवेलेंट है, दोनों में दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं। कहने का मतलब कि अगर जो बॉन्ड है वो कैसा हो सकता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें? आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक, मगर उसमें क्या आ रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन उसमें आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाके। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड को बताने के लिए क्या आया? इसी को बताने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, क्या बोला गया उसको? पोलराइजेशन, ठीक है। यानी कि पोलराइजेशन क्या? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता क्या है? ये बताता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड के बारे में। और इसके बारे में किसने बात किया था? फजान ने। फजान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोलराइजेशन के बारे में बात किया था कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ उन्होंने डिस्कस किया था। उससे क्या, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो पोलराइजेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, तो वो उन्होंने बताया। तो इसको किसने बताया था? फजान साहब ने। इसको किसने बताया था? फजान्स रूल बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, फजान्स रूल।
इसी को हमें देखना है पोलराइजेशन में कि कैसे क्या काम करता है। अब ये जो है आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा आया, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है हमें पोलराइजेशन की, जो फजांस रूल है। तो अब उसको देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है और इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हमें इसमें देखना है पोलराइजेशन के बारे में, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ उसको थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट में, कि अब है तो आयनिक बॉन्ड, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है आपको सबको पता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कैटायन है और ये एनायन सपोज, अब कैटायन को प्लस, एनायन क्या है माइनस में, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया, ये मानिए यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे दिया, तो इसलिए प्लस चार्ज आ गया, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब इसमें होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे मूव कर रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, मूव कर करके यहाँ पे आ रहा हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव क्लाउड है समझ लिया ऐसे, यहाँ पे भी अब क्या है, ये क्लाउड है इसके। तो जब ये क्लाउड घूमते घूमते यहाँ जब इस तरह से ये रिवॉल्व कर रहा है, तो जब यहाँ पे पास करेगा तो क्या इसमें यहाँ पे प्लस चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है चारों इधर, जब यहाँ से गुजर रहा होगा और प्लस चार्ज का इसके ऊपर क्लाउड है, तो क्या करेगा अपनी तरफ थोड़ा सा खींचता है, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा, मतलब कि इनकी आपस ऑर्बिटल ये थोड़ा सा खिंच करके यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, यानी कि इसका जो सर्कुलर पाथ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये ओवरलैप करेंगे, यानी कि टच करने लगा यहाँ पे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से पास होगा तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो ये जो पार्ट कैटायन है वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा जब तो क्या होगा, इसमें डिस्टॉर्शन होगा, इसमें क्या होगा, डिस्टॉर्शन, ठीक है, डिस्टॉर्शन, ठीक है, डिस्टॉर्शन होगा। अब डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन स्पेलिंग आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन क्या होगा, इसमें डिस्टॉर्शन होगा, इसमें क्या होगा, डिस्टॉर्शन होने से क्या हुआ कि ये इधर शिफ्ट हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होने से इसमें इसके शेप में थोड़ा डिस्टॉर्शन हुआ। अब डिस्टॉर्शन के टाइम क्या हुआ कि अब इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, आपस में जब मिल रहे हैं तो क्या हुआ, ओवरलैपिंग हो रही है। और आपने पढ़ा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि वहाँ पे क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ही बताया गया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उसमें होता क्या बेसिकली, उसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है तो आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, प्लस का क्लाउड है, यहाँ पे माइनस का क्लाउड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके जब यहाँ पे आया तो इसमें क्या, उसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने लगे अट्रैक्शन की वजह से। तो ओवरलैप होने लगे तो बेसिकली क्या हुआ, है तो आयनिक बॉन्ड, लेकिन उसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जब हो रहे हैं थोड़े से टेम्परेरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से, तो ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो इसी बात को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, इस पूरे फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया किसमें, आयनिक बॉन्ड में, था तो आयनिक मगर इसमें क्या हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। इसी को हम बात को क्या बोलते हैं, इस पूरा फिनोमेनन को बोलते हैं पोलराइजेशन। अब इसमें बात आती है कि पोलराइजेशन डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है किस पे, साइज पे और चार्ज पे, दो ही बातों पे डिपेंड करता है, साइज और चार्ज। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, यानी कि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर किसके हो जाएगा, पोलराइजेशन के प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनल हो गया तो पोलराइजेशन क्या होगा, यानी जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, यानी कि पोलराइजेशन जितना होगा, जितना ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो अब पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है, इसको देखते हैं। तो पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए इसका साइज छोटा है कैटायन का, अगर साइज छोटा होगा तो इस पर जो चार्ज है
आप भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़े थे क्या, चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो अगर साइज छोटा है और चार्ज उसके ऊपर है, जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा उससे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी यानी कि जो कैटायन का रेडियस है, यानी कि साइज ऑफ कैटायन, उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी कि चार्ज अगर साइज इसका छोटा होगा, सॉरी इसका साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। यानी इसका साइज छोटा हुआ तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। यानी कि साइज छोटा तो पोलराइजेशन ज़्यादा, साइज बड़ा तो चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम तो खींचने की टेंडेंसी कम, तो पोलराइजेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि पोलराइजेशन किसके हो रहा है, जो कैटायन की साइज है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब हम आते हैं इसके पास, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस भी ऐसे ही काम कर रहे हैं कि अब यहाँ पे छोटा रहेगा तो क्या होगा, इसको खींच लेगा न्यूक्लियस। अब यहाँ पे आ गया हम इसके एनायन के बारे में। अब एनायन क्या होगा, इसका साइज अगर मान लीजिए सपोज इसका साइज बड़ा है, ठीक है, बड़ा है तो क्या होगा, इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इस इलेक्ट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा। जब कम होगा तो इसके खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब इसका इन्फ्लुएंस कम होगा, यानी कि यहाँ पे इसको कम खींच पा रहा है तो ये ज़्यादा खींच ले जाएगा, ये ज़्यादा खींच ले जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी साइज़ बड़ा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। अगर इसका साइज छोटा है, जब छोटा होगा तो क्या होगा, ये इन्फ्लुएंसिंग ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइज ऑफ एनायन के, ठीक है। अब बात आती है चार्ज की। अब चार्ज चाहे इस पे ज़्यादा हो चाहे इस पे ज़्यादा हो, आपने पढ़ा होगा, बताया था मैंने भी थोड़ा सा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो चाहे चार्ज इसका ज़्यादा हो चाहे इसका ज़्यादा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यानी कि जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा आपस में ओवरलैप करने लगेंगे तो पोलराइजेशन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि चार्ज प्लस या माइनस कोई सा भी हो, ठीक है ना, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चार्ज हमने चाहे प्लस चार्ज लें चाहे माइनस चार्ज लें, वो दोनों ही क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। दोनों में से कोई भी चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो पोलराइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब उसी बात को हमें यहाँ पे देखना है कि अब पोलराइजेशन तो हम समझ लिए, अब हम देख रहे हैं क्या एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड कैसे हो रहा है, पोलराइजेशन के प्रोपोर्शनल है। अब जो हमने क्वेश्चन आपको दिए थे पहले, कौन कौन सा था, SiO2 Al2O3 Bi2O3 एंड B2O3, ठीक है। जो इसमें था आपका ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे दे जाएंगे पोलराइजेशन से। अब पोलराइजेशन क्या कह रहा है कि पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू R+, ठीक है। अब हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, अब ये Bi का साइज नीचे आएंगे तो क्या होगा, सब इसमें साइज किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ऑक्साइड क्या होगा, माइनस होगा। हम कैटायन मान सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं एक तरह से कैटायन की तरह से बिहेव करेंगे, ये Bi, Al, B और Se, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अब हम जो सबसे ज़्यादा नीचे होगा उसका साइज़ बड़ा होगा, तो ये कैटायन की तरह से बिहेव कर रहे हैं ना, क्योंकि ऑक्साइड क्या है, नेगेटिव है। तो बाकी जो लग रहे होंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैटायन तरह से बिहेव कर रहा है। तो जिसका साइज छोटा होगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जिसका साइज छोटा होगा उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। अब जिसका साइज बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन कम होगा, यानी कि उसकी एसिडिटी कम होगी, यानी इसका मतलब क्या, बेसिसिटी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग भी यही आंसर आएगा। तो आप चाहें तो लेफ्ट राइट वाला यूज़ कर सकते हैं या पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन मैंने बता दिया, लेफ्ट राइट से बड़े आराम से इजीली हो जाएगा। अगर वो कॉन्सेप्ट मान लीजिए नहीं अप्लाई कर पा रहे तो आप पोलराइजेशन से भी देख सकते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है, कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एनायन के प्रोपोर्शनल और चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एसिडिक बेसिक नेचर को हम बड़े आराम से बता पाते हैं कि एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो हम यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने आज बात करी किसके बारे में, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड के बारे में। कौन कौन से फैक्टर्स थे, पहला कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करेगा। दूसरा हमने बात किया उसमें कि अगर एडिशन ऑफ वाटर करके, अगर कोई ऑक्साइड ऐसे हैं कि अगर उसको नहीं बता पा रहे हैं तो हम एडिशन ऑफ वाटर करेंगे। एडिशन ऑफ वाटर करने पे जो कंपाउंड बना उसकी एसिडिटी अगर ज़्यादा है तो उसका ऑक्साइड भी क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तीसरी बात हमने करी कि अगर मान लीजिए सेम कंपाउंड के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, जैसे कार्बन का CO2 लिया, CO लिया, तो वहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक नेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
अब दूसरी बात आई कि एसिडिटी देखने का एक तरीका और है पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग। पोलराइजेशन के बारे में बात किया मैंने कि ये आयनिक करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कोई भी कंप्लीटली ना आयनिक है ना कोवेलेंट है, दोनों में दोनों के नेचर पाए जाते हैं। तो इस तरह के जब कंपाउंड होता है यानी कि ये आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर है तो उसी को हम बात क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, जिसको फजान ने इस्टेब्लिश किया था। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर ये कैटायन एनायन बन गया तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होगा तो ये क्या करेगा, इसका कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, क्लाउड खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा। डिस्टॉर्शन होने की वजह से क्या होगा, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी। जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर आ गया। उसी बात को हम बोलते हैं, उस पूरे फेनोमेनन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। वो किस पे डिपेंड करता है, कैटायन और एनायन पर और चार्ज पे। तो अगर इसका साइज छोटा होगा तो चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब इसका साइज अगर मानिए बड़ा है तो क्या होगा, इसका इन्फ्लुएंस न्यूक्लियस पे कम होगा, यानी कम खींचेगा, ये ज़्यादा खींच ले जाएगा फिर अपनी तरफ, तो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चार्ज क्या है, कोई सा भी ज़्यादा हो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि F = Q1Q2/r² होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन इसके प्रोपोर्शनल कैसे हो गया, तो प्रोपोर्शन में हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमने देखा क्या कि जो Bi ये सबसे नीचे है, सबसे नीचे होने का मतलब क्या हुआ, उसका साइज़ बहुत बड़ा है। साइज़ बहुत बड़ा है, एक तरह से कैटायन की तरह से बिहेव करेगा। ये साइज़ बड़ा है तो क्या होगा, उसका चार्ज साइज़ बड़ा होने के बाद कैटायन का साइज़ बड़ा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा। पोलराइजेशन कम होगा तो एसिडिक नेचर कम होगा। एसिडिक नेचर कम होने का मतलब क्या होगा, उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। इस तरह से ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब आगे के जो 2 फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, बैक बॉन्डिंग और ऑक्सी एसिड्स के बारे में, ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। हाल फिलहाल में क्वेश्चंस नहीं आए तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जामिनेशन में, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।